हेलो एवरीवन। बच्चों 2023 का हम लोग PYQ फिजिक्स का सॉल्व कर चुके हैं। हर एक क्वेश्चन को थॉरोली समझा है। उस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं, फॉर्मूले यूज़ हुए हैं, सब क्वेश्चन के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। हम लोगों का टारगेट है कि एग्जामिनेशन के पहले तक कम से कम 10-12 साल तक के जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं फिजिक्स सेक्शन में, इन सारे क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करें, इनसे जुड़े जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी सीखें। और अगर पूरे ये जो 10-12 साल के क्वेश्चंस पेपर को अगर देखा जाए तो ये पूरे सिलेबस को तुम्हारे कवर कर लेगा। तो अगर हम इन PYQs के हेल्प से ही उन टॉपिक्स को, फॉर्मूले को रिवाइज करते चलें जो इन क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस ही एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो जिन बच्चों को भी क्विक रिवीजन कर रहे हैं या करना है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इनको लास्ट टाइम में सीखना है, उनके लिए ये PYQ सीरीज से अच्छा कोई भी तरीका नहीं हो सकता। तो हम लोग 2023 के PYQs को सॉल्व कर चुके हैं। आज से हम लोग शुरू करेंगे 2022 के फिजिक्स सेक्शन के PYQs। आज से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि तुमको मैंने कहा था कि हम लोग एक ही दिन में एक पूरे साल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग एक क्वेश्चन को सिर्फ आंसर निकाल के रखने के तौर पे सॉल्व नहीं करेंगे। हम लोग को उस क्वेश्चन का एनालिसिस करना है ताकि हमको फ़ायदा हो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रखने से फ़ायदा नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एनालाइज द क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चन को एनालाइज करो, देखो, तब जाके वो तुमको बेनिफिट देगा। तो इसलिए हम लोगों ने एक ईयर के क्वेश्चंस को कई पार्ट में सॉल्व करने का सोचा है। हालांकि इसके पहले वाले को मैंने 5 पार्ट में सॉल्व करवाया था। कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में एक ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर ईयर में क्वेश्चंस का लेवल क्या है, मॉडरेट है, इजी है, टफ है, कैसा डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तो शुरू करेंगे। आज से हम लोग 2022 का PYQs फिजिक्स सेक्शन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, क्या कॉन्सेप्ट है, किस फॉर्मूले पर सॉल्व होगा, किस चैप्टर से लिया गया है। ये सब सीखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली तुमको पता चलेगा ना कि यार किस चैप्टर का वेटेज कितना है, किस चैप्टर से नीट में कितने क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। तो उस चैप्टर पे, उस सेक्शन पे, उस टॉपिक पे ज़्यादा एफर्ट लगाना है, ज़्यादा टाइम खर्च करना है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड 200 ओम। भाई 2 रेजिस्टेंस हैं, 100 ओम और 200 ओम के मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं। आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि आपके पास 2 रेजिस्टेंस है, 100 ओम और 200 ओम, और इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। द रेशियो ऑफ, हमको रेशियो फाइंड करना है थर्मल एनर्जी का डेवलप्ड इन 100 ओम टू 200 ओम इन अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम छूट गया, गिवन टाइम भी लिखा था, मुझको याद आ रहा है। मतलब टाइम कांस्टेंट है दोनों के लिए, कहने का मतलब ये है। तो दोनों रेजिस्टेंस में जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगी उसका रेशियो फाइंड करना है। और दोनों रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए गए। तो होता ये है कि मेरे पास 2 रेजिस्टेंस हैं और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से मैंने यूं कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसा कि फिगर देख रहे हो। ये 2 कौन कौन है, तो ये है 100 ओम और 200 ओम। ठीक है, हमें दोनों में जो थर्मल एनर्जी डेवलप होगी इन अ गिवन टाइम उसका रेशियो फाइंड करना है। अब रेजिस्टेंस में थर्मल एनर्जी डेवलप कैसे होती है, ये भी कहानी है। भाई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एटम से टकराते हैं, एटम से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और एटम का जो कोलिजन होता है उससे थर्मल एनर्जी डेवलप होती है और कंडक्टर देखते ही देखते गर्म हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन और एटम का जो कोलिजन है यही मेन रीज़न होता है किसी भी रेजिस्टेंस के, कंडक्टर के गर्म होने का, उसमें थर्मल एनर्जी की प्रोड्यूस होने का ये मेन रीज़न होता है।
याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का एटम से कोलिजन, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन से इतने एटम से इतना बार कोलिजन होगा, कहाँ जाएगी सब एनर्जी? हीट में कन्वर्ट होगी। अब तुम इसी हाथ को बार बार ऐसे पीटते चलो, तुम्हारा हाथ क्या हो, गर्म हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन किया फ्रॉम द बैटरी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास भी एनर्जी खुद की नहीं है, ये बैटरी से आ रही है, बैटरी से एनर्जी गेन किया, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी में डेवलप हो गई। तो एनर्जी बस यहाँ से वहाँ जाती रहती है। ठीक है, चलो वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो अब थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो भैया इस सेक्शन में, सॉरी इस क्वेश्चन में फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज़ होगा? तो याद रखना, किसी भी कंडक्टर में थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है इन अ गिवन टाइम, उसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू VIT, जहाँ V उस कंडक्टर को जो तुम पोटेंशियल डिफरेंस दिए हो वो, I उसमें फ्लो करने वाली करंट है, और T कितने समय में तुम चेक करना चाहते हो हीट रेंज डेवलप हुई है। लेकिन इसके सिर्फ ये फॉर्मूले नहीं होते, और फॉर्मूले भी होते हैं। एक फॉर्मूला ये भी होता है I²R इंटू टी, एक फॉर्मूला ये भी होता है V²/R इंटू टी। तो तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ इस क्वेश्चन के सलूशन नहीं देखने हैं, तुमको उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उसको ध्यान रखना है। ऐसे ही फॉर्मूले तुम्हारे याद होंगे। तो ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा है, हम लोग क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, सिर्फ आंसर निकाल कर रखेंगे नहीं। ये क्वेश्चन 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व हो जाएगा, मगर हमको एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मुझको सॉल्व नहीं करना है, हमें तुमको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, क्या मेथड है, ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी मिले तुम उसको कर सकें। तो ये बच्चों फॉर्मूला होता है। अब यूज़ कौन सा किया जाए? तो यार रेशो निकालना है मुझको, रेजिस्टेंस इन अ गिवन टाइम। तो टाइम तो दोनों का सेम है, तो टाइम का तो इशू नहीं, रेशो निकालोगे टाइम कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टेंस मुझको दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस वाले ये दो फॉर्मूले हैं, और दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, तो क्यों ना पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया जाए। तो इन दिस क्वेश्चन अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वोल्टेज वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, अगर सीरीज़ में होते तो उसमें करंट सेम होगी, करंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो इतना तुम समझ सकते हैं कि किसी गिवन क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला सही होगा यूज़ करना। तो यहाँ से जो फॉर्मूला हम यूज़ करें, H इज इक्वल टू V²/R इंटू टी। टी दोनों के लिए सेम है इन अ गिवन टाइम, V दोनों का इसलिए सेम है क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो H डिपेंड करेगा R पे, सिर्फ दोनों के रेजिस्टेंस पे, और वो भी कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से कह सकते हो ना कि H प्रोपोर्शनल टू 1/R। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अगर कभी भी कंडक्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो उनमें जो हीट डेवलप होगी वो उनके रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशो में होगी। तो अगर मैं यहाँ से रेशो निकालूँ, दैट इज़ H1/H2, दैट विल बी R2/R1। तो R2 कितना है, R2 इज़ हमको 100 और 200 का रेशो निकालना है। तो पहले 100 बाद में 200, तो रेशो कितना आएगा 200/100, दैट इज़ 2:1। तो 2:1 जो होगा वो दोनों में जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका रेशो होगा। ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस तुमको बस क्या करना है कि जो फॉर्मूला इसमें यूज़ हुआ है उस फॉर्मूले को तुमको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये था 2022 के फिजिक्स सेक्शन का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन में ही काउंट होगा। भाई जो डिफ़िकल्ट उसको डिफ़िकल्ट बोलूँगा, लेकिन जो इजी है उसको इजी ही कहा जाएगा। लेस देन 1 मिनट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन भी कहूँगा, इजी भी कहूँगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है। डू इट फास्ट।
अब चलते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया है, और थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम से लिया गया क्वेश्चन है। थोड़ा सा 4 प्रोसेस की बात कर रहा है, इन चारों प्रोसेस को समझना होगा। पहले क्वेश्चन क्या उसको पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट। एक आइडियल गैस को हम लोग 4 डिफरेंट प्रोसेस से होकर के ले जाते हैं। चारों प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेट है फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट, चारों प्रोसेस का जो इनिशियल स्टेट है वो सेम है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। प्रोसेस 1 के तहत ले गए, प्रोसेस 2 के तहत ले गए, प्रोसेस 3 में कोई चेंजेस हुए, प्रोसेस 4 में कोई चेंजेस हुआ। और ये जो प्रोसेसेस हैं, ये 4 प्रोसेस जो हैं, ये 4 प्रोसेस के नाम बता दिया कौन कौन से हैं। कह रहा है कि दोस प्रोसेसेस आर आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ये जो चारों प्रोसेस हैं, ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इन चारों में से ही हैं। हाँ, कौन सा प्रोसेस है ये नहीं कह, मतलब कौन सा कर्व, कौन सा प्रोसेस है ये नहीं बताया है। लेकिन जो चारों हैं इनमें से कोई आइसोबारिक, कोई आइसोकोरिक, कोई आइसोथर्मल और कोई एडियाबैटिक है। कौन है ये उसने कहा नहीं, लेकिन ये चारों कर्व इन्हीं चारों प्रोसेस में से कोई एक है। कहने का मतलब ये है। अब कौन क्या कर्व, कौन सा प्रोसेस है ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि द कर्व विच रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, कह रहा है कि इसमें से कौन सा कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। चारों प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस, कौन सा कर्व 1 2 3 4 एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग को सिर्फ एडियाबैटिक प्रोसेस खोजना है, लेकिन मैं तुमको चारों कर्व बता दूं। पीवी डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। जो पहला कर्व तुम देख रहे हो, इसमें ग्राफ एकदम प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है, ना उधर ना इधर। तो भैया वॉल्यूम तो इसमें कांस्टेंट हो गया, साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें प्रेशर तो चेंज कर रहा है, इनफैक्ट प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इस तरह ग्राफ बनाऊं मैं, लेकिन वॉल्यूम के एक्सिस पर आगे पीछे नहीं बढ़ रहा। तो ये प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये तो हो गया भैया आइसोकोरिक, फर्स्ट प्रोसेस आइसोकोरिक। फोर्थ पे आते हैं। पहले फोर्थ में देखो, वॉल्यूम तो एक्सिस पर ग्राफ जा रहा है, लेकिन प्रेशर एक्सिस के ऊपर नीचे नहीं जा रहा, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। तो फोर्थ प्रोसेस कैसा हो गया, आइसोबारिक। तो फर्स्ट और फोर्थ तो हो गए आइसोबारिक। अब बच गए 2, कौन कौन 2 बच गए, एक बच गया आइसोथर्मल और दूसरा बच गया एडियाबैटिक। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों प्रोसेस जो होते हैं वो कर्व बनाते हैं। तो 2 और 3 में से ही कोई आइसोथर्मल है और कोई एडियाबैटिक है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस पीवी डायग्राम में हमेशा कर्व बना करके आएगा। तो इन्हीं दोनों में से 2 और 3 में कोई आइसोथर्मल, कोई एडियाबैटिक। अब पता कैसे किया जाए, तो उसका एक छोटा सा रूल होता है। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक चीज़ को चेक करते हैं, स्लोप ऑफ पीवी कर्व। स्लोप ऑफ पीवी कर्व जो होता है, देखो ऐसे देखने में तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों ही कर्व होते हैं, कर्व बना करके आते हैं, लेकिन दोनों एक फ़र्क होता है, और वो फ़र्क स्लोप से हम लोग पता करते हैं। स्लोप ऑफ पीवी कर्व, यही स्लोप जो है वो दोनों प्रोसेस में डिफ्रेंशिएट करता है। ये तो क्रिस्टल क्लियर है कि इनमें से ही कोई एडियाबैटिक, कोई थर्मल है। अब कैसे पता किया जाए, दोनों ही कर्व होते हैं। तो स्लोप चेक करते हैं।
और जो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ये बात हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी पीवी डायग्राम में एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप से हमेशा। अच्छा, स्लोप का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि स्लोप से चेक करेंगे, पीवी कर्व के स्लोप से पता लगाएंगे। पीवी कर्व में स्लोप बड़ा होता है, मगर स्लोप क्या होता है? तो स्लोप इज नथिंग बट dp बाई dv। तो पीवी ग्राफ का स्लोप होता है बच्चों, वो dp बाई dv से एक्सप्रेस होता है। तो dp बाई dv इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन dp बाई dv इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, स्लोप बड़ा होने का मतलब ये भी हुआ कि वॉल्यूम के सेम चेंज होने में, वॉल्यूम के सेम चेंज होने पर एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर में ज़्यादा चेंज होगा और आइसोथर्मल प्रोसेस से प्रेशर में कम चेंज होगा। बस देख लो, सेकेंड और थर्ड में प्रेशर में चेंज, देखो वॉल्यूम का चेंज दोनों का सेम है, दिस मच दिस मच दिस मच, सबका वॉल्यूम सेम है। लेकिन प्रेशर की बात करो, देखो ये यहाँ से यहाँ तक आया, इसमें इतना प्रेशर में चेंज है। थर्ड को देखो तो इतना, थर्ड ग्राफ में इतना प्रेशर में चेंज है और सेकंड में इतना चेंज है। तो दोनों में से, दोनों में वॉल्यूम तो दोनों में इक्वल चेंज हुआ है, लेकिन सेकंड वाले कर्व में प्रेशर में ज़्यादा चेंज है। तो स्लोप जो सेकंड वाले कर्व का है वो ज़्यादा है। तो ये जो प्रोसेस 2 है वो एडियाबेटिक है, जो 3 है वो आइसोथर्मल है। तो कभी भी कर्व के द्वारा हमको चेक करने को आ जाए कि कौन एडियाबेटिक कौन आइसोथर्मल, तो जिसका स्लोप ज़्यादा हो, स्लोप कैसे चेक करोगे? वॉल्यूम में इक्वल चेंज हो तो प्रेशर में किसमें ज़्यादा चेंज हो रहा है, वो एडियाबेटिक होगा। तो दोनों वॉल्यूम में चेंज सेम है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल चेंज हुआ है। इस एक्सिस पर देखना, यहाँ से यहाँ सब में सेम है, लेकिन प्रेशर ये सिर्फ यहाँ से यहाँ आया और ये ज़्यादा कम हो गया, तो प्रेशर में चेंज ज़्यादा हुआ। ये स्टीप ग्राफ है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो 2 हो गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एक फॉर्मूला भी होता है कि स्लोप कितना ज़्यादा होता है, तो फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है कि dp बाई dv ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स dp बाई dv ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये वही गामा है जो कि cp बाई cv के बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको याद रखना होगा दोनों कर्व के स्लोप के बारे में, कि किस कर्व का स्लोप ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप इस गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। उस हिसाब से जो हमारा आंसर है वो कौन है? कर्व 2। कर्व 2 आंसर है, ऑप्शन 2 नहीं। अब यहाँ भी गलती होती है, यहाँ तो पकड़ लिया कि यार कर्व 2 है और यहाँ ऑप्शन 2 लगा दिया। ऑप्शन 2 में कर्व 4 है, तो कर्व को देखना, कर्व 2 कहाँ है? कर्व 2 ऑप्शन 4 में है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आइसोकोरिक साफ दिखाई दे रहा था, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये आइसोबोरिक साफ दिखाई दे रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। दोनों कर्व हैं तो दोनों में से एडियाबेटिक भी होगा, आइसोथर्मल भी होगा। तो जिसका स्लोप ज़्यादा है वो एडियाबेटिक, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल। ठीक, कभी भी पीवी डायग्राम में अगर ये चीज़ हमको चेक करने को मिले तो स्लोप से चेक करना कि कौन आइसोथर्मल और कौन एडियाबेटिक है। वो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मुझको इसको समझना है, सीखना है, एनालिसिस करना है, पूरी बातों को समझना कि इससे जो भी क्वेश्चंस फर्दर आए तो वो भी सॉल्व हो जाए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन पूछे इससे मिलता जुलता तो हम कर सकें। तो इन सब बातों को ध्यान रखना, तभी इस सीरीज़ का तुमको अच्छा फ़ायदा होगा। चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन जो लिया गया है वो मोशन अंडर ग्रेविटी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म तुमको मिलेगा मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन या मोशन अंडर ग्रेविटी का, एक क्वेश्चन कंफर्म तुमको मिला। तुम ऐसे करो ना यार, अभी पूरे 10 साल के जब क्वेश्चंस करेंगे तो चेक करो कि क्या ये सही में हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी या मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेशन से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, तब उसके हिसाब से उस टॉपिक पे हम उसके हिसाब से एफर्ट लगाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो लिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी से एक छोटा सा फॉर्मूला है, और बड़े मजे की बात है जब हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे जब पढ़े मोशन अंडर ग्रेविटी, पूरा अच्छे से सॉल्व किया, सब कुछ कॉन्सेप्ट सीखा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला था, जिससे मेरे ख्याल से 15-20 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा, वो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। जो टॉपिक पढ़ाया गया था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें इसको डिस्कस किया गया था, कई बार क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। देखते हैं कितने लोग को फॉर्मूला याद है। वो क्वेश्चन करा है कि द रेशियो फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अब बॉडी जो है वो फ्री फॉलिंग बॉडी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी। The ratio of distance traveled by a free falling body in first, second, third and fourth second of its journey। अपने जर्नी के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशियो पता करना है। इसमें 2 क्वेश्चन देखो बनते हैं, मैं दोनों को बताऊंगा क्योंकि फिर वही कहूँगा एनालिसिस करना है, सॉल्व करके रखना नहीं है। तो इस पे 2 क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों को समझते हैं, दोनों के डिफरेंस को समझते हैं और दोनों पे लगने वाले फॉर्मूले को समझते हैं। चलो, जैसे मान लो कि ये कोई हाइट है, ठीक है। इस हाइट की इस पूरे थ्योरी को, पूरे फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन किया था जब मैं तुमको 1D मोशन पढ़ा रहा था। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो देख ले, जो पढ़े उनको थोड़ा बहुत याद होगा ही, नहीं भी याद है तो रिवीजन हो जाएगा। देख लो, एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप किया, 4 सेकंड तक के चलता है। ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड है, मतलब इसकी वैल्यू 1 सेकंड होगी, ये तीसरा 1 सेकंड और ये चौथा 1 सेकंड, पूरा 4 सेकंड हुआ, ठीक है। पहला 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, चौथा 1 सेकंड। तो नाम दे दूं मैं A, B, C, D और चलो ये E, ठीक है। तो अब तुमसे पूछो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो फर्स्ट सेकंड में AB, सेकंड सेकंड में BC, थर्ड सेकंड में CD और फोर्थ सेकंड में DE। अच्छा, एक चीज़ का समझना, थर्ड सेकंड और इन 3 सेकंड में क्या फ़र्क है। थर्ड सेकंड का मतलब सिर्फ C से D, तो दिस इज़ योर C से D, ये थर्ड सेकंड है। और 3 सेकंड का मतलब यहाँ से 1, 2, 3, ये पूरा 3 सेकंड हुआ। दिस इज इक्वल टू AD। पहले तो इसमें फ़र्क समझो क्या है ये। थर्ड सेकंड में चला गया डिस्टेंस क्या है, C से D है, तीसरा सेकंड है वो, तीसरा सेकंड और 3 सेकंड यहाँ से यहाँ तक, तीसरा सेकंड यहाँ से यहाँ तक, 4 सेकंड A से लेकर के E तक, चौथा सेकंड D से लेकर के E तक, 2 सेकंड में चला गया डिस्टेंस A से C, दूसरे सेकंड में, दूसरा सेकंड कौन है, B से C। तो दोनों में फ़र्क होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कैसे निकाला जाए या उसका रेशियो कैसे निकाला जाए। तो थर्ड तो चलो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया था। इन जनरल nth सेकंड और इन n सेकंड, ये 2 चीज़ें होती है।
तो जब ये वाला पूछता है क्वेश्चन कि nth सेकेंड में चला गया डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो 2n-1 का रेशियो चलता है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो यहाँ जो रेशियो चलता है वो n स्क्वायर का चलता है, जहाँ n क्या होगा वो टाइम जो तुमसे पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया था फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब nth, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा क्या होगा 2n-1। और जब बोल देगा 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, शब्दों को सुनना, 3 सेकेंड में और 4 सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का रेशियो, तो n स्क्वायर। तो n सेकेंड आएगा तो फॉर्मूला होता है 2n-1, और n सेकेंड आएगा तो फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर। ठीक है, इसको थॉरोली मैंने पढ़ाया है 1 डायमेंशन मोशन में। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर टॉपिक का लिंक दे दूंगा, जिसको डिटेल में पढ़ना होगा जाके पढ़ सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कर दो इस फॉर्मूले को। पहले n के बदले 1 पुट करो तो कितना आएगा 1, फिर 2 पुट करो, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 3 पुट करो, 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 4 पुट करो, 4 2 जा 8 माइनस 1 7, तो 1 3 5 7 इज द रेशियो, यही हमारा है आंसर। तो 1 3 5 7 इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये दो बात जो तुमको मैंने बताई है कि n सेकेंड में जो रेशियो, nth सेकेंड में जो रेशियो होगा वो क्या होगा 2n-1, और n सेकेंड जो रेशियो होगा वो क्या होगा n स्क्वायर। जैसे बोल दिया होता कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड में, चौथे नहीं 4 सेकेंड में, तीसरे नहीं 3 सेकेंड में, दूसरे नहीं 2 सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का रेशियो, तो फॉर्मूला क्या होगा n स्क्वायर। 1:4:9:16, तब उसका आंसर ये आएगा। तो ये दो चीज़ को समझना है, n सेकेंड 2n-1 और n सेकेंड तो n स्क्वायर। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर था वो फर्स्ट था, और बहुत आसान क्वेश्चन में इसकी काउंटिंग होगी, प्रोवाइडेड ये चीज़ हमको पता हो और फॉर्मूले से इतर हमें इन दोनों में डिफरेंस पता हो। डिफरेंस अगर पता होगा तो फॉर्मूला एक बार को नहीं पता होगा सॉल्व कर लोगे, लेकिन डिफरेंस ही नहीं पता होगा दोनों में तो उल्टा पल्टा करके चले जाओगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि nth सेकेंड और n सेकेंड में क्या फ़र्क होता है। चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट से लिया गया क्वेश्चन है, बायो-सावर्ट लॉ पर है, जो कि एकदम बेसिक से थ्योरी है, उसी पर क्वेश्चन बना हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। ऐसे क्वेश्चन को बहुत देखने को मिलते हैं नीट एग्जामिनेशन में, 2 स्टेटमेंट्स देंगे या फिर असर्शन रीज़न से क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए बस एक अच्छी सी बात यह है कि तो ध्यान से स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट थ्योरी से भी क्वेश्चन देखो बनते हैं। तो क्वेश्चन देखने पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द बायो-सावर्ट लॉ गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। भाई हमको सबको ये पता है कि जो बायो-सावर्ट लॉ है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यानी कि फॉर्मूला देता है कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ऑफ एन इनफाइनाइटेसिमल करंट एलिमेंट, ये बात तो बिल्कुल सही है, आइडियल। जो बायो-सावर्ट लॉ है वो किसी कंडक्टर के बहुत ही छोटे से लेंथ, जिसको हम कहते हैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लेंथ, पढ़ा भी होगा तुम सबने फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन
आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो आइडियल है इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। बहुत ही छोटा सा करंट एलिमेंट ये होता है। तो बायो-सावर्ट लॉ में जिस करंट एलिमेंट को हम लेके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वो इनफाइनिटेसिमली स्मॉल पार्ट होता है किसी भी गिवन कंडक्टर का, गिवन करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर ओनली, ये बात बिल्कुल सही है। हमें किसी कंडक्टर के बहुत ही छोटे से इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लेंथ की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायो-सावर्ट लॉ देता है। तो स्टेटमेंट 1 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सत्य वचन है। 2 की बात करते हैं। बायो-सावर्ट लॉ इज एनालॉगस टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। एट द फर्स्ट साइट ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है, स्टेटमेंट की ये लाइन तो ठीक लग रही है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ चार्ज विद द फॉर्मर का मतलब पहले वाला बायो-सावर्ट लॉ related to the field produced by scalar quantity ideal। ये कह रहा है कि जो बायो-सावर्ट लॉ में जो आइडियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। एंड लेटर मतलब कूलॉम्स लॉ की बात कर रहा है, लेटर बीइंग प्रोड्यूस बाय अ वेक्टर सोर्स क्यू। अब यही 2 चीज़ पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। क्या चार्ज कोई वेक्टर सोर्स होता है? चार्ज तो इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें वेक्टर का नामो निशान नहीं है। तो चार्ज कोई वेक्टर सोर्स नहीं है, चार्ज कोई वेक्टर सोर्स नहीं है। और ये करंट एलिमेंट आइडियल ये स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है। आइडियल साइन थीटा को जो लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आइडियल को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करके लिखते हैं। तो आइडियल विच इज करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस बात को ध्यान रखना। तो आइडियल को वेक्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आई क्रॉस आई इंटू डी एल, ये होता है। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये पूरी तरीके से गलत है। तो कौन सा इसका ऑप्शन हुआ? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। फर्स्ट तो सही है कि भाई इनफाइनिटेसिमली स्मॉल लेंथ यूज़ होती है बायो-सावर्ट लॉ में, लेकिन ये कहना कि आइडियल स्केलर एलिमेंट है और चार्ज क्यू इज़ अ वेक्टर एलिमेंट, तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है भाई। तो बिल्कुल स्टेटमेंट जो है वो थ्योरी जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं है जिसको सोचना पड़े, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स हैं जो हम लोग लॉ पढ़े हैं उसके हिसाब से। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। चलेंगे 5th की तरफ, डू इट फास्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन करा है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंसेस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, जैसा कि हमेशा मैं कहता हूँ कि ग्रेविटेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन तुम्हें कंफर्म हर एग्जाम में मिलेगा। तो कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम experiences a gravitational force of 3 Newton, not 33 Newton, when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point is। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग इस ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा सा समझ लेते होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक बॉडी है, मास मान लो इसका m है। तो किसी भी बॉडी के चारों तरफ, जैसा कि हम जानते हैं, कोई अगर चार्ज है तो अपने आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। एक इलेक्ट्रिक करंट है तो अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। वैसे ही अगर कोई मास है तो मास अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है। तो इस मास के, इस बॉडी के चारों तरफ हमको एक ग्रेविटेशनल फील्ड मिलेगा। उसी ग्रेविटेशनल फील्ड की किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है उसी को लेकर के इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करेंगे ही,
ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये तुमको समझा देता हूँ। तो सपोज दैट ये एक मास है, इस मास के चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको हम इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। जैसे हम सब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हैं, ठीक है, वैसे इस बॉडी का भी ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम लोग मेज़र करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी से। उस फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब जैसे मान लो ये m मास का बॉडी है और इससे हमने एक r डिस्टेंस पर इसके फील्ड की इंटेंसिटी को पता करना है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना इंटेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर हम एक यूनिट मास को ला करके रख दे, ठीक है, कॉल इट m0, तो उस यूनिट मास पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वही उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे यूनिट मास पर लगने वाले फोर्स के बराबर होती है कि यूनिट मास पे जो फोर्स लगा उस फील्ड के द्वारा वही उसकी इंटेंसिटी होगी। जो फील्ड जितना भी ताकतवर है, यूनिट मास पे अपना फोर्स लगा के दिखा दो, तुम्हारी इंटेंसिटी पता चल जाएगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका ये हुआ कि यूनिट मास को रख करके फोर्स कैलकुलेट कर लो। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है I = F/m। तो ये सारे बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी क्वेश्चन में अगर किसी और तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ हो गया तो वहाँ तुमको ये पता होना चाहिए। एक बात और, फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन भी होता है, लेकिन यहाँ फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन नहीं है, इसकी यूनिट न्यूटन पर किलोग्राम ही होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ठीक है। दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। एक बात और जो इम्पॉर्टेंट है, बड़े काम की, वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में होता है। जिधर फोर्स लगेगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा मास की तरफ होता है जो उसको क्रिएट करता है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। बात सिंपल सी है। तो हमने क्या देखा कि जब हमने 60 ग्राम के मास को किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा तो उस पर 3 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। तो 60 ग्राम पे इतना फोर्स लग रहा है तो 1 किलोग्राम पे निकाल लिया जाए। 1 किलोग्राम पे जो लगेगा वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। तो लगा दे फॉर्मूला फिर, I = F is 3 एंड मास इज, ये 60 ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज किया जाएगा तो 10⁻³ तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 10⁻³ डिवाइड बाई 60, ये 0 काट दोगे तो 2 हो जाएगा, 2 0.5 × 10⁻², यानी कितना आ जाएगा 50 न्यूटन पर किलोग्राम। तो सिंपल सा इसका आंसर है 50 न्यूटन पर किलोग्राम, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में ये फॉर्मूला, ये थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्शन, ये अच्छे से याद रहे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें तो कोई नहीं कह सकता कि कोई बहुत मुश्किल सा कॉन्सेप्ट है। एकदम प्लेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, फॉर्मूला क्लियर है, लगाओ, 1 मिनट से कम का क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। 6 क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद, डू इट फास्ट। अब ये देखो, एक क्वेश्चन है, कितना आसान सा क्वेश्चन। देखो भैया, कभी कोई ऐसा होगा कि तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान से मिल जाएंगे, एकदम फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई
ये फॉर्मूला भी इसको नहीं कहूँगा, तो एक फैक्ट है, एक फैक्ट है जो हम सबको पता होता है। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सोर्स इज इक्वल टू, अब ये हम सब जानते हैं कि किसी भी एसी सोर्स में जो आरएमएस वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2। इसी वी नॉट को हम कहते हैं उस वोल्टेज का पीक वैल्यू। तो वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वी नॉट, दैट इज √2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस वैल्यू का √2 टाइम्स, सिंपल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, √2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि जो भी नीट के एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं वो देखें कि अगर फॉर्मूला भी हम ढंग से याद करके जाएं, यही सब तो मतलब होता है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। ये थोड़ी कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व करें वो क्वेश्चन आ ही जाएगा। कई बच्चे, अच्छा पीवाईक्यू में भी मैं भी देखता हूँ कि कई बच्चे इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, कई टीचर भी इसलिए कराते हैं कि चलो ये क्वेश्चन आ जाए। तो मेन चीज़ होता है कि क्वेश्चन का एनालिसिस करो, देखो कि कितने क्वेश्चन ऐसे तुमको मिल रहे हैं कि जिनको सिर्फ अगर फॉर्मूले हमको उस चैप्टर के याद है तो वो क्वेश्चन तुम कर ले जाओगे। तो घबराने से काम नहीं बनेगा, जो सच्चाई है उसको पता करो कि इस पेपर में, इस एग्जामिनेशन में हमें क्या चीज़ करना चाहिए। कोई बहुत पहाड़ चीज़ नहीं है, बेसिक्स क्लियर है, फॉर्मूले अच्छे से पता है, याद है, तो आराम से 40+ क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। चलो क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाई 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इज इन 1 आवर इज। एक कोई एनर्जी का सोर्स है जिससे एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है रेडिएशन के फॉर्म में, जिसका हमें पावर दिया है 100 किलोवाट। अब इतना तो पता है कि किलोवाट है तो ये तो पावर ही है। पावर का मतलब एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, तो पर सेकेंड 100 किलो जूल एनर्जी इस ट्रांसमीटर से रेडिएट हो रही है पर सेकेंड। तो पूछ रहा है कि 1 घंटे में कितना ये रेडिएट करेगा एनर्जी। तो भाई सिंपल सी फॉर्मूला है, जो पावर का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला होता है। तो अगर मुझको ये पता कर रहा हूँ कितना एनर्जी रेडिएट करेगा तो P × T कर दो। तो जो पावर है वो है 100 किलो का मतलब 10⁻3, ठीक है, और वॉट है तो ये जूल पर सेकंड हो जाएगा, जूल पर सेकंड। और T इज़ 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 × 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, 2 0, 3 2 5 और 2 7, तो 36 × 10⁻7 जूल इज़ द आंसर, ठीक है। तो 1 घंटे में 36 × 10⁻7 जूल एनर्जी उससे रेडिएट होगी उस ट्रांसमीटर से जिसका पावर है 100 किलोवाट। आसान क्वेश्चन में भी गिनती करेंगे हम लोग, मगर चलेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ, जल्दी कर लो इसको। नाउ अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखो, अब इसके पहले इस पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का था। ये क्वेश्चन भी अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से लिया गया है। तो अब ये तुम देख रहे हो कि 2023 वाले पेपर में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तुमको मिले थे। अब यहाँ से अब तक 8 क्वेश्चन पे चले हम लोग और 2 क्वेश्चन को मिल चुके हैं। तो अभी हमें सोचना है कि कौन से चैप्टर में कितना हमको टाइम देना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि कम से कम 2-3 क्वेश्चन तुमको इससे मिलने हैं। तो पूरा एफर्ट लगा करके इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हमें क्लियर करना है। जो भी फॉर्मूले हैं, टॉपिक, आप क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, देखना अभी एटलीस्ट कुछ मत करो, केवल फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो।
बस फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो इतने क्वेश्चन तो कर लोगे, तुम्हारा फिजिक्स में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड लेंथ and not length, copper meter, a copper wire of length 10 meter and this is radius, लेंथ तो हो चुका है तो रेडियस होगा ना। तो एक कॉपर वायर है ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस दिस मच, हैज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है। The current density in the wire for an electric field strength 10 volt per meter is, हाई पूछा है कि उस तार के अंदर करंट डेंसिटी क्या होगी। हम सब जानते हैं कि किसी एक गिवन कंडक्टर में जो भी उसके यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से अगर आई इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो करंट डेंसिटी हम लोग डिफाइन करते हैं जे इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ये हम सब जानते हैं। किसी कंडक्टर के करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू आई बाई ए। बेसिक फार्मूला यही हम जानते हैं। अब कहोगे सर करंट का तो उसमें नामो निशान नहीं है, क्वेश्चन में रेडियस दिया, चलो ए निकाल लेंगे, तो करंट के बारे में तो कोई भी जिक्र नहीं है, तो कैसे आगे करंट डेंसिटी निकाला जाए। तो करंट डेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है, करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन बताने वाला एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ सिग्मा होता है उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी और ये कंडक्टिविटी क्या होता है, ये उसके रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। और हम सब जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो 1 बाई रो इज इक्वल टू L बाई आर ए कह सकते हैं। तो 1 बाई रो के बदले L बाई आर ए हो सकता है। तो अब सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ रख दिया जाए तो J इज इक्वल टू L बाई आर ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देख लो, सब लोगों को पढ़ा मिला हुआ है सब कुछ। तो लेंथ बाई आर इंटू पाई स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J इज इक्वल टू लेंथ इज सब मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजिस्टेंस भी 10 है, पाई इंटू रेडियस दिया है दिस मच, उसका स्क्वायर भी करना होगा तो 10 टू पावर -4 अपॉन पाई और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10। अब सिंपल कैलकुलेट कर लो इसको, पाई कैंसल्ड आउट, 10 कैंसल्ड आउट, ये ऊपर गया तो +1 -4 तो कितना हो जाएगा, ये 10 टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो 10 टू पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ खास क्वेश्चन में नहीं है, बस बेसिक फॉर्मूले अगर याद है और इन सब फॉर्मूले पर कुछ प्रैक्टिस की हुई है तो कहीं नहीं जाने वाले 4 मार्क्स तुमको मिलना तय कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ, डू इट फास्ट। अब अगला क्वेश्चन देखो रेक्टिफिकेशन से। रेक्टिफिकेशन में भी कह रहा है कि इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज, देन द व्हाट विल बी इट आउटपुट फ्रीक्वेंसी। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इन दिस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी एज इट इज 60 हर्ट्ज।
ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में फ्रिक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये फैक्ट है, इसको रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी आउटपुट फ्रिक्वेंसी सेम होती है, कोई फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलेंगे 10th क्वेश्चन, डू इट फास्ट। सरफेस टेंशन से लिया गया क्वेश्चन नंबर 10th है, कह रहा है कि इफ़ अ सोप बबल एक्सपेंड्स। अब एक सोप बबल की बात हो रही है कि एक सोप बबल अगर एक्सपेंड करता है तो प्रेशर इनसाइड द सोप बबल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मान लो कि ये एक सोप बबल है। हम सब जानते हैं किसी सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर ये प्रेशर अंदर ज़्यादा नहीं होगा तो ये जो सोप बबल का जो कर्वेचर सरफेस है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस कर्वेचर का, स्फेरिसिटी का, स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मेशन ही नहीं हो सकता। तो अंदर प्रेशर ज़्यादा ही होना चाहिए तभी ये एग्जिस्ट ही करेगा सोप बबल। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर बाहर दोनों प्रेशर, ऐसा इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। और इसी को हम कहते हैं सोप बबल, या फिर ड्रॉप की बात भी आती है कि एक्सेस प्रेशर अंदर कितना है। तो फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, अगर बाहर का प्रेशर P0 है विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सोप बबल के अंदर जो टोटल प्रेशर होता है PT, T stands for total, is P0 plus 4S/R, जहाँ S सरफेस टेंशन है उस लिक्विड का जिससे इसका सरफेस बना हुआ है, और ऑफ कोर्स उसका रेडियस। तो P0 प्लस 4S/R को बोलते हैं टोटल प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, टोटल प्रेशर। उसमें से ये जो हिस्सा देख रहे हो 4S/R वाला, इस हिस्से को हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। इसी एक्सेस प्रेशर की वजह से ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये ना होता तो ये तुरंत तुम्हारा जो बबल है वो फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो ये एक्सेस प्रेशर जरूरी होना चाहिए तभी इस बबल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, अब करें कि सोप बबल एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो फैलेगा तो R की वैल्यू बढ़ेगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो 4S/R क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो पूरा का पूरा प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो कभी भी सोप बबल एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर अंदर डिक्रीज करेगा। इसीलिए होता क्या है कि जब ये डिक्रीज करेगा तो पूरी वैल्यू भी क्या होगी, कम होती जाएगी। और अगर ये वैल्यू बहुत कम होकर 0 हो गई और अंदर बाहर बराबर हो गया तो ये टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है बबल के एक्सेस करने के लिए। एनीवे, तो क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि अगर बबल एक्सपेंड करेगा तो R इंक्रीज करेगा तो एक्सेस प्रेशर कम होगा। तो एक्सेस प्रेशर कम होगा तो टोटल प्रेशर भी क्या ऑफ कोर्स कम हो जाएगा। तो द प्रेशर विल डिक्रीज, सिंपल सा इसका आंसर है। ठीक है, तो दो बात का ध्यान रखना कि टोटल प्रेशर क्या होता है और एक्सेस प्रेशर क्या होता है। ठीक है, चलेंगे 11th क्वेश्चन की तरफ भी, डू इट फास्ट। 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी रेडियस ऑफ गायरेशन पे क्वेश्चन आया था। 2022 में भी देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोच सकते हो कि जो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये रोटेशनल मैकेनिक्स का ये जो टॉपिक है ये कितना हाईली इम्पॉर्टेंट है। तो हालांकि हमने इसके जब पहले वाले क्वेश्चन में, पहले वाले पेपर में जब इस पे क्वेश्चन आया था तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि पहले समझो कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। ठीक है, तो जो लोगों ने नहीं देखा होगा उस, अगर 2023 के सारे क्वेश्चन को देखोगे तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि व्हाट इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो फिर क्वेश्चन को उसके बाद सॉल्व किया गया था। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ भी वहाँ भी रेशो ही निकालना था, यहाँ पर भी रेशो ही निकालना है। ठीक है, तो कह रहा है कि, और वो जो क्वेश्चन था वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो हॉलो स्फेयर और सॉलिड स्फेयर का था। यहाँ पे डिस्क है लेकिन एक्सिस चेंज है। देखना, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ
रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क की बात हो रही, पहली बात तो देख लो। अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस पहचाना जाए, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करने वाला ये एक्सिस है। तो सबसे पहले एक थिन सर्कुलर डिस्क, ठीक है, पतला सा, और जो एक्सिस है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और सेंटर से पास कर रहा है। तो ये तो हो गया पहला एक्सिस जिसके अबाउट हमको रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता करना है। और दूसरा कह रहा है कि टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। तो जो दूसरा एक्सिस है वो है इसका डायमीटर। इन दोनों एक्सिस के अबाउट जो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन होगा उसका रेशो बताना है। तो ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, उसके अबाउट आई का फॉर्मूला हम जानते हैं mr²/2 होता है। तो अगर मैं इसको mk² कर दूं, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, तो इसको k1 बोल दूं, मास कटेगा यहाँ से, तो k1 विल बी r/√2, ठीक है। अब रह गया डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट आई का फॉर्मूला होता है mr²/4। अब देखो भाई, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। रोटेशन मोशन में जो कॉमन फिगर्स हैं, डिस्क, रिंग, स्फीयर और सिलेंडर, इनके जितने डिफरेंट एक्सिस हैं उनके अबाउट अगर आई हमको याद होगा तो यही सब फायदा होगा। जिसको नहीं याद है फिर अभी इसको फिर अब निकालना पड़ेगा, फिर थ्योरम लगाओ, निकालो, तो वक्त बचेगा उसमें तुम्हारा, अगर याद होगा तो हमें पता है कि डायमीटर के अबाउट mr²/4 होता है। तो ठीक है, फटाफट कर दिया और मेक इट इक्वल टू mk², इनफैक्ट k2²। तो m से m कैंसल्ड आउट, तो यहाँ से k2 की वैल्यू क्या आएगी, r/2। हमें इन दोनों का निकालना था रेशो, तो k1/k2 इज इक्वल टू r/√2, पलट जाएगा तो 2/r। तो आंसर विल बी √2:1। सिंपल सा इसका आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो इस पे काम करो। रोटेशन मैकेनिक्स में जो रेडियस ऑफ गायरेशन है इसको अच्छे से पढ़ो, समझाया मैंने, और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा। चलेंगे 12th क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट।